अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, हेल्दी और हैप्पी। I am Mehru and welcome to our show. Today we will be shedding light on a disease which is known as ulcerative colitis. Ulcerative colitis is an inflammatory bowel disease that causes various symptoms ranging from mild to severe. This condition can significantly impact the quality of life of those affected, and it is also important to know its causes, symptoms, and treatment options. So today we have Dr. Heather with us. आज हम इनसे इनकी expert knowledge share करेंगे regarding this disease, and we will get insights into managing this disease as well. So let's welcome Dr. Heather. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन एज वेल। Alhamdulillah, I am fine. Let's begin our show. To begin with, could you please explain to us what is ulcerative colitis? अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये भी एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जिस तरह से क्रोन डिजीज हमने डिस्कस किया था। अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है और इसके अंदर भी जो होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जो बाउल की लाइनिंग होती है और उसके ऊपर और अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। सुपरफिशियल लाइनिंग जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये आपको बताया था इस मॉडल के अंदर कि ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसके अंदर जो होती है स्वेलिंग मिलती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ये असेंडिंग कोलॉन है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, ये डिसेंडिंग कोलॉन है, यहाँ पे सिग्मोइड कोलॉन है और फिर रेक्टम आता है। तो इस पे ज़्यादातर जो होता है ये जो एरिया है आपका सिग्मोइड से लेके डिसेंडिंग कोलॉन, ये पूरा कोलॉन इफेक्टेड होता है। इसके अंदर इसकी स्वेलिंग मिलती है और इन्फ्लेमेशन मिलती है कोलॉन की, ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके अंदर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन मिल रही होती है। और इसके अंदर और क्या होता है कि क्योंकि स्वेलिंग मिलने की वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी जो होता है इसके अंदर एक टॉक्सिक मेगालोकोलॉन भी डेवलप हो जाता है। स्वेलिंग होती है तो वो काफ़ी स्वेल हो जाता है, और जब स्वेल की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, टॉक्सिक मेगाकोलॉन बन जाता है। तो ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अल्सरेटिव जैसे कि नाम से जाहिर है अल्सर, और कोलाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलॉन। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस अल्सर होना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और इसके बाउल के अंदर, और इसकी लाइनिंग जो है उसकी इन्फ्लेमेशन होना। तो ये है, और ये कि जब ये अल्सर बन जाते हैं यहाँ पे तो ये ब्लीड भी होते हैं। सिर्फ ये ब्लीडिंग भी इनकी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे अल्सर डेवलप हो गए तो वो अल्सर की वजह से क्या होता है ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो फिर जो डायरिया इसके अंदर मिलता है वो ब्लडी डायरिया होता है। क्रोन डिजीज में हमने डिस्कस किया था डायरिया यूजुअली नॉन ब्लडी होता है, लेकिन इसके अंदर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसके अंदर डायरिया जो होता है वो ब्लडी डायरिया मिलता है, मतलब ब्लड मिलता है डायरिया के अंदर इस वजह से। और इसके अंदर जो लेजन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। अल्सर जो डेवलप होते हैं वो लेजन तो होंगे कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन क्रोन में हमने डिस्कस किया था कि वो स्किप लेजन मिलते हैं, मतलब कंटिन्यूस नहीं होते, कहीं पर है, कहीं पे स्ट्रक्चर बन गया और फिर मिल रहे हैं। और इसके अंदर कंटिन्यूसली अल्सर आपको नजर आते हैं इंटेस्टाइन के अंदर ऊपर और जो होते हैं। Thank you so much, Dr. Saab, for explaining the basics of ulcerative colitis. Can you please explain what are the common symptoms of ulcerative colitis that people should be aware of, and how can we recognize if a child develops ulcerative colitis? What could be the symptoms in that case? और इसके साथ साथ जो इसके सिम्टम्स होते हैं क्रोन डिजीज के, सिम्टम डिपेंड करते हैं इसके सीवियरिटी के ऊपर, और ये कि कौन सा पार्ट कोलोन का इफेक्ट किया है और इसकी सीवियरिटी कितनी है, तो उसके ऊपर सिम्टम इसके डेवलप कर रहे होते हैं सारे। और यूजुअली जो मेन सिम्टम्स के अंदर वही डायरिया, रिकरेंट डायरिया मिल रहा होता है बार बार, और ब्लड भी होता है, म्यूकस भी होता है, पस भी मिलती है उसके अंदर, और एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग भी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो और बहुत ज़्यादा पेशेंट जो होता है फटीग फील करता है और उसकी भूख जो है ख़त्म हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट,
और वेट जो होता है उसका लॉस होता है, वेट जो होता है उसका मतलब गिरने लगता है। और तो इससे आपको पता चल रहा होता है कि सारा भी ब्लडी डायरिया हो रहा है, ब्लडी है, भूख नहीं लग रही इतनी ज़्यादा, फटीक है, टायर्डनेस है, वीकनेस है, और डायरिया जो उसके अंदर ब्लड भी आ रहा होता है और पस भी है और म्यूकस भी आ रहा है, और ये सारी इसकी प्रेजेंटेशन होती है। और अगर ये बच्चों में है तो बच्चों में क्या होता है, उनकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी डिले हो जाती है। मतलब आप देखते हैं बच्चे को तो देखते हैं कि उसके पता चलेगा कि भी उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, या फिर उसका जो होता है वेट इतना गेन नहीं कर रहा, तो और उसको सिम्टम्स सारे यही मिलते हैं एब्डोमिनल पेन से लेके, तो और ये सारे डायरिया और ये वो, तो उसको बच्चों में उसकी ग्रोथ जो होती है डिले थोड़ी हो जाती है। और इसके साथ साथ ये होता है कि इसमें ये डिपेंड कर रहा था सीवियरिटी और सिम्टम क्या है। बाज के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम होते हैं, वो कंट्रोल भी हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन अगर सीवियर सिम्टम्स हैं इसके तो उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है सीवियर सिम्टम्स की ना। तो उनकी वो प्रेजेंटेशन मतलब सीवियर सिम्टम के अंदर प्रेजेंटेशन जो होती है इनकी वो थोड़ी कोलोन से बाहर मिलती है। मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है कि यूजुअली तो इसके अंदर जैसे कि डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो जाती है और कोलोन की परफोरेशन हो जाती है और अल्सर और पस मिल रही होती है, लेकिन कोलोन से बाहर भी इसके सिम्टम्स से पता चलता है कि आई के अंदर इन्फ्लेमेशन मिल रही है। और जो होता है इनके अंदर ये होता है कि फिर कोलोन कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। बार बार अल्सर की वजह से ये होता है कि वहाँ पे कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है और सिम्टम जो होते हैं फ्लैर अप मिलती है उनकी, कि कभी सही है अचानक और फिर दोबारा से अचानक रिकरेंट हो गया। और उनको ये होता है कि जैसे आपको कहा कि बॉडी से कोलोन से बाहर भी उनके, ये इसकी खास बात होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, कि कोलोन से बाहर भी मिल रहे हैं, मतलब आई के अंदर मिल गए, इन्फ्लेमेशन हो गई आई के अंदर, और स्किन के ऊपर रैश मिलना शुरू हो गया, और इसके अंदर माउथ के अंदर अल्सर मिल रहे होंगे, और आपके जॉइंट जो होंगे वो भी थोड़े पेन मिल रहा होगा उनके अंदर, और स्वेलिंग मिल रही होगी, ठीक है। और स्किन के ऊपर भी रैश और स्वॉलन स्किन की इन्फ्लेमेशन मिल रही होगी, तो मतलब एंथ्रीमा नोडोजम मतलब रेडनेस मिल रही होगी, और थोड़े बहुत उसके अंदर जो होता है नोड्यूल से डेवलप हो रहे होंगे, तो ये भी इसकी प्रेजेंटेशन होती है। और इसके अंदर बोन्स क्योंकि वीक हो जाती हैं, फिर इसकी वजह से तो ऑस्टियोपोरोसिस भी डेवलप हो जाता है ऐसे लोगों में। तो ये इसके खास बात है कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो उससे बाहर भी मिल रहे हैं कोलोन से। तो इसको यूजुअली ये होता है कि इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है कि इसकी मतलब आप डिफरेंशियल डायग्नोज बनाते हैं कि यही सिम्टम अगर आपको देखें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलेंगे और इस तरह के सिम्टम जो होंगे तो फिर और दूसरी डिजीज में मिलते हैं, तो उसको फिर आप इसको रूल आउट करते हैं, मतलब टेस्ट करवाते हैं, ब्लड की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उससे पता चलता है कि भाई ये तो क्रोन है। फिर आप देखते हैं उसकी हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट ये बताता है कि भाई डायरिया भी है मुझे, ब्लड भी मुझे डायरिया के अंदर आ रहा है, म्यूकस भी है, पस भी है, पेन भी है। फिर आप कहते हैं ओके तो ये तो इस तरफ जा रहा है केस, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। फिर आप कंफर्म करते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन करवा के। ओके, तो इसमें फिर ये होता है कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं और अभी तक आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज नहीं हुआ है, या और अगर है तो उसको आप प्लीज अपने जो फिजिशियन है उससे कांटेक्ट करें और इसको रूल आउट करेंगे क्या 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 चीज़ है। Wow, what a detailed explanation. What are the possible causes of ulcerative colitis, and how do genetic, environmental, and immunological factors contribute to the development of this chronic inflammation or inflammatory bowel disease? अच्छा, जहाँ तक इसकी बात कर लें कि इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, ये हम पहले भी डिस्कस किया था कि जब हमने डिजीज के बारे में बात की थी कि ये जो होता है यूजुअली ऑटोइम्यून डिजीज होती है। ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि बॉडी जो होती है खुद अपने खिलाफ एक्ट करती है, अपने इम्यून सिस्टम के खिलाफ एक्ट कर रही होती है। और ये कि इम्यून सिस्टम यूजुअली डिफेंस करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस और अदर ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसमें ये होता है कि जो ऑटोइम्यून का मतलब यही है कि ये हेल्दी टिश्यू जो होते हैं कोलोन के, इनको अफेक्ट करना शुरू हो जाती है, और इनको वो बॉडी समझती है कि ओ ये तो कोई एबनॉर्मल इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो अपनी बॉडी के खिलाफ एक्ट करना शुरू हो जाती है। तो इसका एक तो रीज़न ये हो सकता है। बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डाइट
पीस में रोल प्ले करती है। और इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है अल्सरेटिव कोलाइटिस की तो उसको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, या किसी को बाउल कैंसर है तो उसको उनके अंदर भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप प्लीज बताएं कि व्हाट आर दो सेवरल टेस्ट जो हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोज करने में हेल्पफुल होते हैं। आल्सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन मोर डिटेल व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स फॉर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ऑलराइट, तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि किन लोगों में ज़्यादा होता है, तो ये मतलब किसी भी एज में डेवलप हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कॉमन होता है 15 to 25 ईयर्स के अंदर, और ये एज कम्पेयर टू एशियन वाइट पीपल के अंदर ज़्यादा होता है, और मैन एंड वुमेन इक्वली अफेक्ट होते हैं इसके अंदर। और तो अगर आपकी फैमिली में किसी को है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को है तो उनको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के। और इसके साथ साथ डायग्नोज के लिए सबसे पहले हमने ब्लड टेस्ट करते हैं सबसे पहले। उसके अंदर आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखते हैं। अगर मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसके अंदर वाइट ब्लड सेल देखते हैं, कितने हैं, ज़्यादा हैं, हाई हैं बहुत ज़्यादा। और ये कि हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन क्योंकि जैसा कि इसमें ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादातर जो होता है कि वो ब्लडी डायरिया मिलता है, तो ब्लडी डायरिया के अंदर ये होता है कि ब्लड जब आप लॉस हो रहा होता है डायरिया की वजह से डायरिया के अंदर, तो उसके अंदर फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो फिर उनको हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, वो लो मिलता है। और एनीमिया होता है ऐसे पेशेंट में, एनीमिया डेवलप हो जाता है हीमोग्लोबिन लो होने की वजह से। तो आप एचबी का लेवल चेक करते हैं कि भाई कितना है। अगर इनको बहुत ज़्यादा कम है या ब्लड की ज़रूरत है इनको, तो फिर वो आप रूल आउट करते हैं। फिर ओरल आयरन वगैरह देते हैं इनको, जिससे एचबी इम्प्रूव होता है। इसके साथ साथ स्टूल के टेस्ट भी होते हैं। उसके अंदर आप चेक करते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इसके अंदर, साथ साथ इसके। और अगर फिर फैमिली हिस्ट्री में भी देखते हैं किसी की फैमिली हिस्ट्री क्या चल रही है। अगर इनको पहले भी किसी को था तो फिर आप कंपेयर करते हैं कि पहले अगर कभी इनको पहले भी हुआ है, तो अगर पहले के टेस्ट भी इनके अवेलेबल है तो उससे भी आप इसको देखते हैं कि पहले क्या था रिजल्ट और अब क्या पर है। डायग्नोज इसको किस तरह करते हैं, तो डायग्नोज के लिए हमने बात की थी कि भाई जिस तरह क्रोन डिजीज को क्लोनोस्कोपी की थी, तो इसके अंदर भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में यही होता है कि इसके अंदर यूजुअली होता है यही एंडोस्कोपिक प्रोसीजर ही होता है क्लोनोस्कोपी। इसके अंदर वही है, क्लोनोस्कोपी के अंदर आप जो होते हैं क्लोनोस्कोप और उसके साथ एक कैमरा जो अटैच होता है उसके थ्रू आप जाते हैं। इसमें भी आप मतलब बैक पैसेज से एंटर करते हैं कैमरा रेक्टम के थ्रू होते हुए, और फिर पूरे कोलोन के अंदर मतलब रेक्टम, फिर सिग्मॉइड कोलोन, फिर डिसेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर असेंडिंग। और इसमें आप देखते हैं इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग और आप अल्सर्स कोलोन। और आप इसके साथ साथ इसमें ये होता है कि आप वैसे भी मॉनिटर पे भी नज़र आ रहा होता है और आप पिक्चर भी इसकी ले लेते हैं उसी के थ्रू। और इसके अंदर से आप मेजर एम ये होता है कि सैंपल लेते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी पार्ट होता है ज़्यादा होती है, और फिर 2-3 पार्ट आप कोलोन के 2-3 हिस्सों के मतलब फॉर एग्जांपल असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड रेक्टम, यहाँ से आप अगर आप जहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप वहाँ से बायोप्सी का मतलब होता है टिश्यू ले लेते हैं सैंपल, फिर आप उसको हिस्टोलॉजी के लिए भेजते हैं और हिस्टोलॉजी पे देखते हैं कि फिर उसके ऊपर आप डायग्नोज करते हैं कि ये क्रोन्स डिजीज है या नहीं है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या नहीं है। इस तरह से आप इसको बायोप्सी के बाद डायग्नोज करते हैं इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस को। तो इसमें ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो खाली आप सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। आप देखते हैं कि भाई पूरा कोलोन जो है इसकी इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन की इन्फ्लेमेशन है, तो आप खाली सिग्मोइडोस्कोपी भी करके देखते हैं, क्योंकि पार्ट जो इसके अंदर अफेक्टेड होता है। तो सिग्मोइडोस्कोपी में क्या होता है कि सिग्मोइडोस्कोपी में यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन होता है। तो जब आप रेक्टम से जाते हैं तो सिर्फ यहाँ तक सिग्मोइड कोलोन होता है। उसके अंदर आप देखते हैं कि भाई क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, और जो होता है वो सिग्मोइडोस्कोप इतना दूर मतलब जाना, उसको ये होता है कि कोई आप डैमेज भी कर सकते हैं इसको कोलोन को, ये तो फिर आप यहाँ पे देखते हैं सिग्मोइडोस्कोपी के थ्रू कि वो ये तो इन्फ्लेमेशन है, तो इसके चांसेस भी इस एरिया में जो ये आपके यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेफ्ट साइड के कोलोन है, मतलब लेफ्ट साइड के यहाँ पे सिग्मोइडोस्कोप, रेक्टम, इस जगह पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बन रही होती है। तो ये तो इसकी डायग्नोसिस हो गई कि आपने बायोप्सी लिया, सैंपल लिया, और उसके ऊपर
आपने पता चलाया कि भाई कितनी इन्फ्लेमेशन है, और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस को आपने डायग्नोज यहाँ पे कर लिया। इसके अलावा इसके अंदर आप सीटी भी करवाते हैं और एमआरआई भी करवाते हैं, मतलब रूल आउट करते हैं एनी परफोरेशन इन द बाउल, कोई परफोरेशन तो नहीं हुई हुई है जिसकी वजह से सिम्टम्स मिल रहे हैं, और इसको आप इन्फ्लेमेशन की जितनी होती है उसकी एक्सटेंट भी नोट करते हैं कितनी दूर तक है। Okay, what are the possible side effects of medication used to treat ulcerative colitis and how can they be managed? और हम ऐसा क्या खाएं कि after treatment हमें ulcerative colitis दोबारा से develop ना हो? ट्रीटमेंट जो होता है यूजली इसकी मतलब क्योर जो होती है, मतलब इतनी आसानी से ये अवेलेबल, मतलब कि ये ज़्यादा डिजीज़ जो होती है इतनी आसानी से नहीं जाती वापस। तो इसके अंदर यही है कि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि अगर इसको जो होता है या तो ड्रग थेरेपी करते हैं या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं इसका, और इसके साथ मतलब अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से कोलोन की इन्फ्लेमेशन जो होती है कम हो जाती है। और ज़्यादातर इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं या इम्यूनोसप्रेसिव इम्यून सिस्टम की सपोर्ट, ऐसी मतलब इम्यूनोथेरेपी करते हैं जो कि सपोर्ट करती है इम्यून सिस्टम को और उसको दोबारा से एक्टिवेट करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जो होते हैं इसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल एजेंट भी यूज़ करते हैं, और फिर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अगर डायरिया है तो आप एंटी डायरियल यूज़ करते हैं, एंटी स्पॉस्मोलिटिक यूज़ करते हैं, और पेन रिलीफ यूज़ करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है क्योंकि इसके अंदर ब्लडी डायरिया होता है तो उसके अंदर फिर आप आयरन सप्लीमेंट्स और आयरन की टैबलेट्स भी देते हैं पेशेंट को, जिससे उसको फ़ायदा होता है। सीवियर कंडीशन के अंदर इसके अंदर सर्जरी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि अगर कोलोन अल्सर की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो वो पार्ट जो होता है कोलोन का रिमूव करना पड़ता है, तो उसके अंदर आपको सर्जरी करनी पड़ती है। और ये यूजली बेस्ट ऑप्शन होता है पेशेंट के लिए क्योंकि आफ्टर सर्जरी पेशेंट को सिम्टम्स जो होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है और सिम्टम्स ना होने के बराबर होते हैं, और उसको तकरीबन कंडीशन उसकी सही हो जाती है, लेकिन इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं दोबारा होने के भी। और इसके अंदर पेशेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से भी फिजिकली मेंटली इफ़ेक्ट करती है ये चीज़, और सिम्टम्स उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको डिप्रेशन भी पेशेंट को हो जाता है। और इसके अंदर आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप क्योंकि डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसको बाउल को इन्फ्लेमेशन होने में, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप फूड डायरी अपनी बनाएं और आप चेक करें कि कौन सा फूड जो होता है खाने के बाद आपको ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा है और कौन से ऐसे फूड हैं जो कि आपके सिम्टम्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये फूड डायरी आप डेली जो भी खाना खा रहे हैं उसको आपको मेंटेन करना पड़ती है इसके अंदर। तो इससे पता चलता है कि यूजुअली अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये होता है कि डेयरी प्रोडक्ट जो होती हैं वो डेयरी जो प्रोडक्ट होती है मतलब मिल्क हो गया या फिर इस तरह की और फूड जिसके अंदर मतलब डेयरी प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती हैं, तो वो जो होते हैं इसको थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हैं, तो उसके लिए इसको अवॉइड करते हैं उसके अंदर, और ऐसी चीज़ें अवॉइड करते हैं मतलब जैसे फिजी ड्रिंक्स हो गई, स्मोकिंग है, इससे दूर हो जाते हैं। और इसमें बेस्ट ही होता है कि डाइटिशियन से एडवाइस लेनी पड़ती है कि कौन से फूड आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन से जो होते हैं इसको बढ़ा देते हैं इस कंडीशन को। और इसके अंदर आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है और ताकि आप फिजिकली और मेंटली फिट रहें। Okay, Dr. Saab, thank you so much for having on this show. We will definitely invite you for another show as well. We hope this show has provided you with valuable insights into ulcerative colitis. It is a challenging condition, but with the right diagnosis, treatment and management, it can be controlled effectively. If you or your loved one is experiencing symptoms, do not hesitate to seek medical attention. Remember, early detection and treatment can make a significant difference in managing this chronic condition. Thank you so much for watching our show. आप मेहरू को इजाज़त दें. We look forward to bringing you more informative shows in the future, and don't forget to subscribe our channel.